morning. We are going to start today with GOC, General Organic Chemistry, and we will learn what we will learn today: hyperconjugation and tautomerization, right? So today's topic is, तो आज सबसे पहले ये समझने का प्रयास करेंगे कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाउ रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स and hyperconjugation interrelated to each other. We can't say they are interrelated to each other, but yes, there are some interlink between them, right? So can you tell me what kind of relation we observe, what kind of similarity? First of all, we can't say that hyperconjugation, tautomerization and resonance, we are having three terms. ध्यान से इसको समझना है. We are having three terms: hyperconjugation, resonance and tautomerization. Are they similar terms or different terms? They are different terms. How they differ? सिमिलरिटी है या क्या डिफरेंस है सब में, है ना? राइट, राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये समझ लेना है, हाइपर कॉन्जुगेशन इज इंटायरली डिफरेंट थिंग फ्रॉम रेजोनेंस, एंड रेजोनेंस इज ऑल्सो डिफरेंट फ्रॉम व्हाट? Resonance, hyperconjugation and tautomerization. We are having three terms. So let me write it down. Resonance, okay. Hyperconjugation. And third thing is what? Tautomerization. So we are having three terms here: resonance, hyperconjugation and tautomerization. We will try to understand the difference between these three terms, कि इन तीनों terms में fundamental difference क्या है ना? तो टेबल में समझेंगे वन बाय वन कि इसमें फंडामेंटल डिफरेंस क्या क्या होने वाला है. अगर फर्स्ट पॉइंट को अगर मार्क करेंगे यहाँ पे, तो रेजोनेंस में क्या आएगा? रेजोनेंस में ओनली पाई इलेक्ट्रॉन्स विल बी delocalized, will be delocalized, right? इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या लिख सकते हैं? कैन यू टेल मी समथिंग? हाँ, इसमें ऐसा बोल सकते हैं, जैसे इसमें जो डिलोकलाइज्ड रहेगा वो सिर्फ क्या रहेगा? पाई इलेक्ट्रॉन, है ना? ओनली पाई इलेक्ट्रॉन, ओनली पाई इलेक्ट्रॉन्स डिलोकलाइजेशन, है ना? हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होगा? हाइपर कॉन्जुगेशन में सिग्मा इलेक्ट्रॉन और पाई इलेक्ट्रॉन दोनों डिलोकलाइज्ड होगा, है ना? सिग्मा इलेक्ट्रॉन एंड पाई इलेक्ट्रॉन both will be delocalized, both will be delocalized, right? Are you getting it?
In case of tautomerization, what will happen? In tautomerization, again sigma electron and pi electron both will be delocalized. So are you getting the difference? So let me repeat. रेजोनेंस में सिर्फ सिग्मा इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज्ड होगा, सॉरी सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज्ड होगा, है ना. हाइपर कॉन्जुगेशन में सिग्मा इलेक्ट्रॉन एंड पाई इलेक्ट्रॉन दोनों डिलोकलाइज्ड होगा. और टॉटोमेराइजेशन में क्या होगा? सिग्मा प्लस पाई इलेक्ट्रॉन दोनों, है ना. सिग्मा इलेक्ट्रॉन प्लस एंड pi electron both will be delocalized. I hope you are getting it. तो क्या डिफरेंस समझा बताइए. हाँ. राइट. सो यही फर्क समझना है कि रेजोनेंस में ओनली पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइजेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन में पाई इलेक्ट्रॉन एंड सिग्मा इलेक्ट्रॉन बोथ विल बी डिलोकलाइज्ड, एंड टॉटोमेराइजेशन में सिग्मा इलेक्ट्रॉन एंड पाई इलेक्ट्रॉन बोथ विल बी डिलोकलाइज्ड. इसका मतलब क्या है कि रेजोनेंस इज इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम हाइपर कॉन्जुगेशन एंड टॉटोमेराइजेशन. फिर भी अगर देखें ध्यान से तो टॉटोमेराइजेशन में और हाइपर कॉन्जुगेशन में थोड़ा बहुत तो सिमिलरिटी है, मतलब दोनों में सिमिलरिटी कुछ है, बट रेजोनेंस इज इंटायरली डिफरेंट प्रोसेस, क्योंकि उसमें सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हो रहा है, बट टॉटोमेराइजेशन और हाइपर कॉन्जुगेशन में सिग्मा एंड पाई इलेक्ट्रॉन दोनों डिलोकलाइज हो रहा है ना. ओके, तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज थ्री टर्म्स. अब सबका एक एक एग्जाम्पल लेंगे. रेजोनेंस में आप समझ सकते हैं. सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है ना. हाइपर कॉन्जुगेशन में suppose this is HA, CH2, HA, CH, डबल बॉन्ड CH2. यहाँ पे रेजोनेंस का साइन नहीं आएगा, यहाँ पे इक्विलिब्रियम का साइन आएगा, है ना. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन साइन ऑफ रेजोनेंस एंड इक्विलिब्रियम? The meaning of equilibrium is the balance between two different compounds, है ना. And what is the meaning of resonance? Yeah, it represents the interconversion between the same compound or same molecule. They just represents the delocalization of pi electrons from one place to another place. मतलब इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरे जगह पे मूव हो रहा है, उसी प्रोसेस को बोलते हैं रेजोनेंस. बट उसमें ये नहीं बोल सकते दोनों कंपाउंड डिफरेंट है, बिकॉज दोनों कंपाउंड सेम है. उसका आइसोलेशन भी पॉसिबल नहीं है बाय एनी केमिकल मेथड और बाय एनी मैकेनिकल मेथड. सेपरेशन ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स आर नॉट पॉसिबल, है ना. रेजोनेंस में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें समझ लेना है. जैसे आप ये समझिए रेजोनेंस स्ट्रक्चर का कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं होता है ना.
बिल्कुल आ रहा है कुछ तो। या जो चीज़ें डिस्कशन किया मैं उसको एक बार रिपीट कर देता हूँ। देखिए इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि रेजोनेंस में, हाइपर कॉन्जुगेशन में और टॉर्टोमेरिज्म में क्या डिफरेंस है। तो रेजोनेंस में क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरे जगह मूव करते रहता है ना। टॉर्टोमेराइजेशन में क्या होता है कि पाई इलेक्ट्रॉन तो मूव कर ही रहा है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन भी मूव कर रहा है ना। आ जाइए हाइपर कॉन्जुगेशन में। हाइपर कॉन्जुगेशन में पाई इलेक्ट्रॉन और सिग्मा इलेक्ट्रॉन दोनों मूव कर रहा है, राइट। आप ये सारे जो स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं इसको ध्यान से आप देखेंगे तो रेजोनेंस में आपको दिख रहा है कि सिर्फ पाई बॉन्ड मूव कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह पे, कोई भी सिग्मा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव नहीं कर रहा है ना। सिग्मा इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट बिल्कुल नहीं है। अब दूसरी बात ये समझना है, एक और डिफरेंस, कि हाइपर कॉन्जुगेशन में सिग्मा इलेक्ट्रॉन और पाई इलेक्ट्रॉन तो मूव कर ही रहा है, वहाँ पे बॉन्ड ब्रेक भी होते हैं, बिटवीन टू एटम्स बॉन्ड ब्रेक होता है और बॉन्ड फॉर्म होता है दोबारा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? मतलब ये एक मेजर डिफरेंस है। कहीं भी अगर मेजर लेवल पे कंफ्यूजन हो डिफ्रेंशिएट करने में हाइपर कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस को, तो ध्यान दीजिएगा, रेजोनेंस में किसी भी दो एटम के बीच का बॉन्ड टूटेगा नहीं, कभी भी नहीं, ब्रेकडाउन नहीं होगा। बट आप ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हाइपर कॉन्जुगेशन में, किस दो टर्म में, हाइपर कॉन्जुगेशन में एंड टॉर्टोमेराइजेशन में बॉन्ड ब्रेकिंग और फॉर्मेशन ये प्रोसेस भी होगा। सिग्मा इलेक्ट्रॉन और पाई इलेक्ट्रॉन दोनों मूव करेंगे, बट रेजोनेंस में सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन मूव करेगा और कोई बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा दो एटम के बीच में। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। सो एक बार समरी आप बता देंगे कि क्या समझा अभी तक। ओके ओके ओके। सो अभी इन्हीं बातों को डिटेल में समझना है। समझना ये है कि उन्हीं चीज़ों को जो जो चीज़ें अभी तक हमने डिस्कशन किया उसी को मैं एक समरी के तौर पे रिकॉल मैं करता हूँ। हाइपर कॉन्जुगेशन में सिग्मा इलेक्ट्रॉन और पाई इलेक्ट्रॉन दोनों मूव करेंगे, नंबर 1। टॉर्टोमेराइजेशन में सिग्मा इलेक्ट्रॉन और पाई इलेक्ट्रॉन दोनों मूव करेंगे। रेजोनेंस में सिग्मा इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेगा, सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। एंड हाइपर कॉन्जुगेशन वाले प्रोसेस में एंड जो आपका टॉर्टोमेराइजेशन का प्रोसेस है, उस दोनों प्रोसेस में दो एटम के बीच का बॉन्ड टूटेगा फॉर श्योर, बट रेजोनेंस प्रोसेस में किसी भी दो एटम के बीच का बॉन्ड नहीं टूटेगा, है ना। एडिशनल थिंग्स वी कैन ऐड टू द रेजोनेंस प्रोसेस। जितने भी रेजोनेंस मिलते हैं किसी भी कंपाउंड के, जितने भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हो सकते हैं, जिसको कि हम लोग कैनोनिकल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, तो कैनोनिकल स्ट्रक्चर या रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो भी होते हैं, दे आर हाइपोथेटिकल। हाइपोथेटिकल मीन्स व्हाट, दे आर इमेजिनरी, दे डोंट एग्जिस्ट फॉर रियल, उसका कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं है। तो इस बात को समझेंगे कि हम लोग यहाँ पे जब रियल एग्जिस्टेंस है ही नहीं तो हम क्यों उसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दैट। जो है ही नहीं, साइंस बोल रहा है कि रियल एग्जिस्टेंस नहीं है, हाइपोथेटिकल है, इमेजिनरी है, तो भाई जो चीज़ एग्जिस्टेंस में है ही नहीं उसको स्टडी करके क्या फ़ायदा। व्हाट इज़ द डज इट मेक सेंस टू स्टडी द रेजोनेंस एंड ऑल। सो कुछ तो रीज़न होगा कि हम लोग रेजोनेंस के बारे में स्टडी करते हैं, ये जानते हुए कि उसका कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं है। सो कैन यू टेल मी वन पॉसिबल रीज़न वाई वी स्टडी रेजोनेंस एंड व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ रेजोनेंस in organic chemistry, not just in organic chemistry, sometimes it plays a important role in inorganic chemistry as well. So can you tell me at least one reason why we study resonance structures and their features? Of course we are going to draw the hybrid forms, but why we are doing all this? इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि इसका एक प्रोबेबल रीज़न ये बोल सकते हैं, just to compare the stability of different compounds on the basis of resonance structures and whether if the molecule is performing resonance or not, on that basis हम लोग ये डिसाइड कर सकते हैं कि उसमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, है ना। सो फ्रॉम द वेरी बिगनिंग ये एक बहुत बड़ा मैटर रहा होगा इन द रिसर्च फील्ड कि कोई भी मॉलिक्यूल का स्टेबिलिटी कितना है और वो किसी कंपाउंड के टुवर्ड्स सम अदर कंपाउंड
हाउ रिएक्टिव इट इज़, वो कितना ज़्यादा रिएक्टिव है। अगर रिएक्टिव है तो क्यों है, रिएक्टिव नहीं है तो क्यों नहीं है। ऐसे भी सोचिए, अगर कोई कंपाउंड, सपोज सम कंपाउंड इज़ वेरी वेरी स्टेबल, तो क्या वो किसी दूसरे कंपाउंड के साथ रिएक्शन करना चाहेगा? नहीं करना चाहेगा। इसका मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। साइक्लोहेक्सीन पे आप डाल दीजिए ब्रोमीन वाटर। क्या डाल दीजिए? ब्रोमीन वाटर, दैट इज Br2CCl4। तो क्या होगा? डीकोलराइजेशन ऑफ ब्रोमीन वाटर, है ना। सो ये भी कभी एक रिसर्च at the very beginning of the addition reactions research, there was some time when research were going on in the addition reactions, right? तो Br2 को जब ऐड किया गया होगा तो डीकलराइजेशन हो रहेगा, बट एट द सेम टाइम ये भी ऑब्जर्व किया गया रहेगा कि बेंजीन पे अगर Br2CCl4 डाल रहे हैं तो डीकलराइजेशन रिएक्शन क्यों नहीं हो रहा है, रिएक्शन फेल क्यों हो रहा है ना। तो वो चीज़ें, वही चीज़ें जाके रिलेट करेगा कहाँ पे? एरोमेटिसिटी में। वहीं से आया ना एरोमेटिसिटी एग्जिस्टेंस में, है ना। रेजोनेंस इज अ कॉन्सेप्ट, सिमिलरली एरोमेटिसिटी is a concept. Resonance provides stability to the molecule. In the similar manner, aromaticity also provides stability to the molecule. So they are very similar in some aspects. कुछ चीज़ें उन दोनों में सिमिलरिटी है, एरोमेटिसिटी में, रेजोनेंस में, बट एट द सेम टाइम दे आर इंटायरली डिफरेंट, राइट। सिमिलरिटी होने के बाद भी वो दोनों काफ़ी अलग है ना। क्योंकि एरोमेटिसिटी में एक फंडामेंटल डिफरेंस जो बोल सकते हैं रेजोनेंस और एरोमेटिसिटी में, आप देख लीजिए कि एरोमेटिसिटी किसी भी कंपाउंड में अगर हो रहा है तो उसका स्टेबिलिटी ड्रास्टिकली हाई होगा, बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा। वो यूजुअली किसी दूसरे मॉलिक्यूल से जल्दी रिएक्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो एक स्टेबल जोन में है, वो अपनी स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब करना नहीं चाहेगा, है ना। रेजोनेंस स्टेबलाइज जिस कंपाउंड में हो रहा है वो भी स्टेबल है, बट एरोमेटिसिटी जितना स्टेबिलिटी उसमें नहीं मिलेगा, है ना। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये समझना है द डिफरेंस बिटवीन रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन एंड टाउटोमेराइजेशन। तो एक बार मैं लास्ट में इसको समरी कर दे रहा हूँ। रेजोनेंस में सिर्फ और सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज होगा, किसी भी दो एटम के बीच का बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। हाइपर कॉन्जुगेशन में सिग्मा इलेक्ट्रॉन और पाई इलेक्ट्रॉन दोनों मूव होगा, बॉन्ड ब्रेक और बॉन्ड फॉर्मेशन प्रोसेस होगा। टाउटोमेराइजेशन में बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड फॉर्मेशन प्रोसेस होगा एंड सिग्मा इलेक्ट्रॉन दोनों मूव करेंगे, सिग्मा इलेक्ट्रॉन एंड पाई इलेक्ट्रॉन दोनों मूव करेंगे इन टाउटोमेराइजेशन। तो एक लेवल के बाद आप जाके ये भी बोल सकते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हाइपर कॉन्जुगेशन एंड टाउटोमेराइजेशन, दे सिम्स लाइक सिमिलर। दोनों में प्रॉपर्टी भी सेम है, वो इक्विलिब्रियम मेंटेन कर रहा है, दे आर नॉट रेजोनेंस स्ट्रक्चर, दोनों के फीचर्स भी बिल्कुल सेम है। सिग्मा और पाई इलेक्ट्रॉन दोनों में मूव कर रहा है, बॉन्ड ब्रेक भी हो रहा है, बॉन्ड फॉर्म भी हो रहा है। देन व्हाट इज द यूज ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन एंड टाउटोमेराइजेशन, व्हाट इज द यूज टू डिफरेंशिएट बिटवीन देम, दोनों का नेमिंग अलग अलग क्यों है, एंड वाई वी आर स्टडिंग एज अ डिफरेंट फील्ड। आप समझ रहे हैं ना कि क्या ज़रूरत है हाइपर कॉन्जुगेशन को और टाउटोमेराइजेशन को अलग अलग स्टडी करने का, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दैट, जब दोनों के प्रॉपर्टी सिमिलर है। तो इसका भी कुछ रीज़न रहा होगा। रीज़न टेक्निकली देखा जाए तो रिएक्शंस की वजह से रहा होगा कि हाइपर कॉन्जुगेशन फंडामेंटल में तो हाइपर कॉन्जुगेशन ही है, ड्यू टू दैट टाउटोमेराइजेशन इज हैपनिंग। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो हाइपर कॉन्जुगेशन इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी दैट इज एप्लीकेबल इनटू टाउटोमेराइजेशन। तो आप बोल सकते हैं कि एक जनरल जो कॉन्सेप्ट जो डेवलप हुआ है वो हाइपर कॉन्जुगेशन ही है, टाउटोमेराइजेशन का अपना कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। जैसे एक ब्रॉड स्केल पे एक आइडिया डेवलप हुआ रहेगा सबसे पहले हाइपर कॉन्जुगेशन का, पहले तो टाउटोमेराइजेशन पिक्चर में नहीं आया रहेगा, क्योंकि उसका अपना कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। वो टेक्निकली देखा जाए तो वो स्पेशल केस किसका है? हाइपर कॉन्जुगेशन का ही है ना। कि हाइपर कॉन्जुगेशन एक ब्रॉड लेवल पे बहुत सारे मॉलिक्यूल में ऑब्जर्व किया गया, तो उसी को एक स्पेशल, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक कीटोन जब इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट कर जाता है तो उसको बोलते हैं कीटो इनॉल टाउटोमेराइजेशन। क्या बोलते हैं उसको? कीटो इनॉल टाउटोमेराइजेशन। बट फंडामेंटल वे में हो क्या रहा है? वो हाइपर कॉन्जुगेशन ही तो हो रहा है ना। दूसरा एग्जांपल मैं देता हूं, इमीनो इनामिनो फॉर्म। कौन सा एग्जांपल? यस, इमीनो इनामिनो फॉर्म। तो ये भी एक्चुअली देखा जाए तो एक हाइपर कॉन्जुगेशन प्रोसेस ही है ना। थर्ड एग्जांपल मैं आपको देता हूं, नाइट्रोसो ऑक्सीमिनो फॉर्म। विच एग्जांपल? नाइट्रोसो ऑक्सीमिनो फॉर्म। ये भी एग्जाम्पल किस चीज़ का है? ये भी एक
टाउटोमेराइजेशन ही है, बट फंडामेंटली आप देखेंगे तो हाइपर कॉन्जुगेशन ही हो रहा है ना। तो मैं 2-3 एग्जांपल में आपको टाउटोमेराइजेशन के दे देता हूँ। This is called as keto form, right? And this is called as what? Enol form. This is called as nitrosoform. CH2 double bond NOH alpha, right? Now you can see this. Any problem? तो ये हो गया कीटो फॉर्म, इनॉल फॉर्म, नाइट्रोसो फॉर्म, ऑक्सीमिनो फॉर्म। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास और भी कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे आपको है नाइट्रो एसी नाइट्रो फॉर्म। उसके बाद हम लोग और भी कुछ देख सकते हैं, 1-2 एग्जाम्पल। तो this is called as nitroform and AC nitroform. Next form we can consider imino-enamino form. Which form? Yeah, amino-enamino form. So this is imino form. This is called as enamino form. Are you getting the forms? Nitro form, AC nitro form, enamino form, and enamino and imino form. Imino and enamino, right? So any problem into it till here? Okay. So all these are the examples of tautomerization. All these are examples of tautomerization. And technically I'm not writing they are performing hyperconjugation or something like that. But fundamental way में आप सोचेंगे तो
इनडायरेक्टली ये हाइपर कॉन्जुगेशन ही है। क्या है? हाइपर कॉन्जुगेशन। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल so that we can differentiate between hyperconjugation and tautomerization. Ultimately you will realize that they are same thing, only the naming or the naming system is different. हम लोग उसको एक बार हाइपर कॉन्जुगेशन कहीं बोल रहे हैं, कहीं टॉटोमराइजेशन बोल रहे हैं, बट एक्चुअली आप रियलाइज करेंगे दे आर सेम थिंग। लेट मी गिव एन एग्जांपल। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि इन दोनों में सिमिलरिटी है या नहीं, ये क्यों समझे। सवाल अगर आईआईटी में पूछे जा रहे हैं, आप देख लीजिए हर साल आईआईटी में इससे रिलेटेड प्रॉब्लम पूछे जा रहे हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू ऑटोमेराइजेशन, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू हाइपर कॉन्जुगेशन। बट एट द सेम टाइम आप ये सोचिए कि क्या दोनों में डिफरेंस है? डिफरेंस है तो क्यों है? अगर उसका प्रोसेस सेम है तो फिर डिफरेंट नोमेनक्लेचर क्यों है? तो जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कशन में ये हमने फाइंड आउट किया कि फंडामेंटल में क्या हो रहा है, वो एक्चुअली हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है। टॉटोमेराइजेशन का अपना कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, समझ रहे हैं ना। मतलब एक टॉटोमेराइजेशन जो है वो एक्चुअली कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। कॉन्सेप्ट क्या है? हाइपर कॉन्जुगेशन। कॉन्सेप्ट क्या है? हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन के ही एक पर्टिकुलर पार्ट को बोल दिया गया है टॉटोमेराइजेशन। जैसे इमिनो इनामिनो फॉर्म, नाइट्रोसो ऑक्सीमिनो फॉर्म, है ना, कीटोइनॉल फॉर्म। बट बहुत बार क्या होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन तो हो रहा है बट उसका कोई पर्टिकुलर नेम हमारे पास नहीं होता है ना। जैसे कभी कभी क्या होता है हमारे पास कि कोई अगर बहुत ही उलझा हुआ टाइप का कंपाउंड है, मतलब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कंपाउंड है, तो देन इन दैट केस यू फाइंड डिफिकल्टी टू डू द नेमिंग, है ना। ऐसा होता है ना समटाइम्स। नोमेनक्लेचर के मेथड्स है, रूल्स है, सब कुछ होते हुए भी क्या इज इट पॉसिबल टू डू द नोमेनक्लेचर फॉर ईच एंड एवरी कंपाउंड? ऑलवेज देयर आर सम लिमिटेशंस व्हाइल डूइंग द नोमेनक्लेचर, है ना। ऐसा तो नहीं कि कोई भी रैंडम वे में किसी भी तरीके का मॉलिक्यूल लिख देंगे, जो भी फंक्शनल ग्रुप जहाँ भी अटैच करना होगा कर देंगे, एंड विल से लाइक ओ इसका नोमेनक्लेचर तो होना चाहिए बिकॉज वी हैव अ स्टैंडर्ड रूल, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल ऑलवेज, है ना। या अगर पॉसिबल होगा भी तो इट विल नॉट बी ईजी ऑलवेज। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो फंडामेंटल डिफरेंस हाइपर कॉन्जुगेशन में और टॉटोमेराइजेशन में यही है। टेक्निकली किसी बुक में ये ऐसा लिखा हुआ नहीं मिलेगा कि दे आर सेम थिंग और दे आर डिफरेंट थिंग, बिकॉज इट विल बिकम ये एक बहुत बड़ा डिस्कशन का पॉइंट हो सकता है उस, है ना। तो ये समझने की बात है कि दोनों एक्चुअली देखा जाए तो टॉटोमेराइजेशन इज नथिंग बट द स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द हाइपर कॉन्जुगेशन, राइट, जिसको एक स्पेसिफिक नेम दे दिया गया टॉटोमेराइजेशन, बट उसका अपना कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। मेन जो फंडामेंटल एग्जिस्टेंस है वो किसका है? हाइपर कॉन्जुगेशन का। तो इस बात को समझेंगे व्हाई दे आर वेरी सिमिलर, नॉट जस्ट सिमिलर, वो दोनों सेम ही एक्चुअली देखा जाए तो। ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हमारे दिमाग में रहता है, इसलिए इसको समझ लेना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं इसको अल्फ़ा नाम दे दूँ हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन का नाम तो कुछ भी दे सकते हैं, एक्चुअली ये अल्फ़ा है क्योंकि ये डिस्प्लेस हो सकता है एक जगह से दूसरे जगह पे। इसको आप क्या बोलेंगे? टॉटोमेराइजेशन बोलेंगे या हाइपर कॉन्जुगेशन बोलेंगे? कैन यू टेल मी? अगर मैं इसको टॉटोमेराइजेशन बोल दूं तो यू सेड इट हाइपर कॉन्जुगेशन, दे आर परफॉर्मिंग हाइपर कॉन्जुगेशन। But at the same time they can be termed as टॉटोमेराइजेशन बिकॉज इन दोनों का कंडीशन सेम ही है। कंडीशन क्या है?
minimum one hydrogen should be there at alpha position, समझ रहा है ना? अल्फा पोजीशन पे मिनिमम एक हाइड्रोजन होना चाहिए। तो अगर आप बोल रहे हैं ये टाउटोमेराइजेशन, मैं बोल रहा हूँ हाइपर कॉन्जुगेशन है, दोनों अपने अपने जगह पे सही है। आप ऐसा क्लेम कर ही नहीं सकते कि नो दिस इज़ नॉट टाउटोमेराइजेशन, ऐसा भी क्लेम नहीं कर सकते दिस इज़ नॉट हाइपर कॉन्जुगेशन। कॉन्ट्राडिक्शन में फंस जाएंगे, है ना, अपने ही स्टेटमेंट में उलझ जाएंगे, राइट। सो इट कांट बी you can't prove in this situation that these two molecules are not performing hyperconjugation, है ना। At the same time you can't prove they are not tautomers of each other, right? हाँ, इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये है कि there are some pairs of tautomers जिसका कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर यही इंसिडेंट यहां पे होता सपोज, तो इसको आप क्या बोल रहे हैं, कीटो फॉर्म, है ना। क्या बोल रहे हैं, कीटो फॉर्म। और इसको क्या बोल रहे हैं, इनॉल फॉर्म, है ना। तो इस सिचुएशन को ध्यान से देखिए, क्या दोनों में कोई फर्क है फंडामेंटल वे में, सिस्टम में? कोई फर्क नहीं है ना। तो टेक्निकली हुआ क्या कि कुछ स्पेसिफिक चीज़ों को नाम दे दिया गया, है ना। जैसे कीटो ग्रुप था तो कीटो इनॉल टाउटोमेराइजेशन बोल दिया गया, है ना। ऊपर वाले सिस्टम में भी इंसिडेंट तो सेम हो रहा है, सेम थिंग्स आर हैपनिंग देयर, है ना, इन द फर्स्ट केस एज वेल। इस एग्जाम्पल में और इस एग्जाम्पल में टेक्निकली देखा जाए तो कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस सिर्फ इस बात का हो सकता है कि ऊपर वाले को कोई नाम नहीं दिया गया और नीचे वाले को एक स्पेसिफिक नाम दे दिया गया है, कीटो एंड इनॉल टाउटोमेराइजेशन, है ना। उसके पीछे भी रीजन रहा होगा नाम देने के पीछे, बिकॉज कीटोनिक ग्रुप इज़ अ वेरी पॉपुलर, उसके बहुत सारे फेमस नेम रिएक्शंस हैं एंड दैट प्लेज अ इम्पॉर्टेंट रोल इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना। वैसे ऊपर वाला भी इंपॉर्टेंट है, ऊपर वाला भी अल्कीन को रिप्रेजेंट कर रहा है, बट अनफॉर्चुनेटली उसका कोई स्पेसिफिक नाम नहीं दिया गया है जो पॉपुलर हो एज सच। तो फंडामेंटली ये दिमाग से निकाल देना है। हाँ, जब लिखते वक्त लिखेंगे तो उसके लिए नाम तो नहीं लिख पाएंगे क्योंकि एज सच कोई स्पेसिफिक नोमेनक्लेचर उसके लिए स्पेसिफाई नहीं किया गया है, बट नीचे वाला में कीटो और इनॉल टाउटोमेराइजेशन दिया गया। तो फर्क इतना ही है कि कुछ चीज़ें पॉपुलर है उसका नेमिंग कर दिया गया है, कुछ चीज़ों का नेमिंग नहीं किया गया है, बट अल्टीमेटली दे आर परफॉर्मिंग सेम थिंग, है ना। तो इन दिस केस यू कांट डिफरेंशिएट बिटवीन टाउटोमेराइजेशन एंड हाइपर कॉन्जुगेशन। तो प्रॉब्लम अगर जनरेट किए जाते हैं तो इस तरह के कॉन्ट्राडिक्टरी प्रॉब्लम कभी भी जनरेट नहीं किया जाएगा। तो प्रॉब्लम या तो टाउटोमेराइजेशन से रिलेटेड होगा, नहीं तो हाइपर कॉन्जुगेशन से होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? फाइनली मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि क्यों दोनों सेम है। यहां भी सिग्मा एंड पाई इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है ना। इस केस में भी सिग्मा एंड पाई इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है, तो दोनों में हो रहा है। यहां भी बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, देखिए ध्यान से, और फॉर्म हो रहा है नया वाला बॉन्ड। यहां भी बॉन्ड ब्रेक डाउन हो रहा है और नया वाला बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। तो दोनों चीज़ों में तो सिमिलरिटी है ना, तो कैसे दोनों को डिफ्रेंशिएट करेंगे? तो एक को हाइपर कॉन्जुगेशन बोलेंगे और दूसरे को नहीं बोलेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक को टाउटोमर्स बोलेंगे, दूसरे को टाउटोमर्स नहीं बोलेंगे, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। सो डेफिनेटली दीज टू आर टाउटोमर्स ऑफ ईच अदर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? 200% विदाउट एनी डाउट, है ना। ये भी क्या है, टाउटोमर्स। अब कोई बोलेगा नहीं ये दोनों टाउटोमर है या नहीं, वो तो मुझे पता नहीं, बट दे आर परफॉर्मिंग हाइपर कॉन्जुगेशन। तो क्या उसका आंसर होगा? डेफिनेटली दे आर परफॉर्मिंग हाइपर कॉन्जुगेशन, है ना।
क्योंकि फंडामेंटल में तो हाइपर कॉन्जुगेशन है, बेस में क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन। अब उसको स्पेशल कुछ कुछ मॉलिक्यूल्स को नाम दे दिया गया कि दे आर टॉटोमर्स ऑफ ईच अदर, इतना ही मैटर है, और इसमें कोई ज़्यादा मैटर है ही नहीं, है ना। सो आई होप इट इज़ वेरी क्लियर द डिफरेंस बिटवीन हाइपर कॉन्जुगेशन एंड टॉटोमराइजेशन, राइट। सो अभी आपको टॉटोमराइजेशन का बहुत अच्छे से आइडिया है, बिकॉज बहुत सारे प्रॉब्लम आपने सॉल्व कर भी लिए हैं। फिर भी ज़्यादा नहीं, मैं 2 या 3 एग्जाम्पल करूँगा, उसके बाद तुरंत आ जाऊँगा मैं टॉटोमराइजेशन के प्रोसेस, है ना। प्रोसेस ऑफ टॉटोमराइजेशन, इसका 2 प्रोसेस होता है, एक है एसिड कैटालाइज्ड मैकेनिज्म और दूसरा क्या है, बेस कैटालाइज्ड मैकेनिज्म। मैं इसलिए कर रहा हूँ, आपको लग रहा हो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आगे प्रॉब्लम में अब आपको क्लास में सिखाया गया है या नहीं सिखाया गया है वो पता नहीं, क्योंकि अब हर बार ये टास्क लेना कि क्या पढ़ाया क्या नहीं पढ़ाया एक चैलेंजिंग जॉब हो जाता है। बट एटलीस्ट इतना तो कर सकते हैं कि जो फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है असाइनमेंट सॉल्व करने के लिए, वो थियरी हम लोग कवर कर लें, है ना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। मुझे लगता है कि टॉटोमेरिज्म के प्रॉब्लम में डिफिकल्टी आ रहा होगा आगे वाले प्रॉब्लम में, है ना। एक्चुअली वो जो अभी ज़्यादा ही प्रॉब्लम आने वाला है, आएगा वो फॉर श्योर आने वाला है, क्योंकि इन डेप्थ में आगे जाएंगे तो उसके बिना होगा ही नहीं, है ना। तो 2 मिनट में समझ लेते इसको टॉटोमराइजेशन, उससे होगा क्या कि आगे डिफिकल्टी आएगा ही नहीं और वो जल्दी जल्दी वहाँ से निकल जाएंगे। टॉटोमराइजेशन समझेंगे इस बात को। कंडीशन एक ही है इसका, मिनिमम, ज़्यादा रहा तो चलेगा, लेकिन क्या है टर्म, मिनिमम 1 हाइड्रोजन शुड बी देयर at alpha position, Are you getting my point? एक हाइड्रोजन कहाँ पे होना चाहिए, अल्फा पोजीशन पे एक हाइड्रोजन होना चाहिए मिनिमम, एक से ज़्यादा रहा तो चलेगा, मिनिमम एक हाइड्रोजन अगर अल्फा पोजीशन पे है तो टॉटोमराइजेशन होगा, 100% होगा, विदाउट एनी डाउट होगा ही होगा, है ना। तो करेंगे हम लोग एग्जाम्पल, क्या करेंगे, एग्जाम्पल्स। They are called as ketoenol tautomers, right? This is keto form, this is enol form, right? अब एग्जाम्पल हमारे पास एक बार बार आता है, मतलब हमारे पास, मतलब बुक्स में बार बार आप देखते हैं मेनियर टाइम्स इस तरह का एग्जाम्पल, ये एच अल्फा है, ये ऐसे टूटा, ये ऐसे टूटा और ये ऐसे टूटा, है ना। ये अल्फा का पोजीशन चेंज हुआ, है ना। अब देखिए, क्या इसको ब्रेक डाउन करा के यहाँ पे ला सकते हैं अल्फा को वापस, so they are tautomers of each other, they are all tautomers of each other, है ना।
सो कल हम लोग इसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे डिस्कशन कर रहे थे, राइट, वेदर दे आर टॉटोमर्स ऑफ ईच अदर और नॉट। तो इससे क्या पता चल रहा है, तीनों के तीनों एक दूसरे का क्या है, टॉटोमर्स है ना। सो टेक्निकली दिस इज फिनॉल, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, फिनॉल। सो दे आर परफॉर्मिंग कीटोइनॉल टॉटोमर्स, सो दिस इज कॉल्ड एज कीटो फॉर्म, और इसको क्या बोलेंगे, इनॉल फॉर्म। क्या बोलेंगे इसको, इनॉल फॉर्म। दिस इज अगेन कीटो फॉर्म। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? I hope you are getting it. Any problem till here? No ना, समझ में आ गया बात? कोई डिफिकल्टी है, किसी भी प्रॉब्लम है तो बता दीजिए, है ना। So let us consider few more examples. ये क्या परफॉर्म कर रहा है, कीटोइनॉल टॉटोमराइजेशन, है ना। So technically this is keto form, this is what, enol form, है ना। टॉटोमराइजेशन पॉसिबल होगा इस केस में, टॉटोमराइजेशन इसमें पॉसिबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, या देयर इज नो अल्फा हाइड्रोजन, है ना। हाइड्रोजन तो है ही, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है ना। हाइड्रोजन है बट देयर इज नो अल्फा हाइड्रोजन, राइट। तो अल्फा हाइड्रोजन ना होने की वजह से यहाँ पे टॉटोमराइजेशन पॉसिबल नहीं हो रहा है ना। आई होप यू आर गेटिंग इट। कोई प्रॉब्लम है तो बता दीजिए यहाँ तक समझने में, है ना। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। टॉटोमराइजेशन mechanism.
This could be acid catalyzed. This could be what? Acid catalyzed, है ना? और ये क्या हो सकता है? Base catalyzed. Are you getting my point? क्या हो सकता है? ये एसिड कैटेलाइज हो सकता है और बेस कैटेलाइज हो सकता है. एनी प्रॉब्लम? ओके, सो एसिड कैटेलाइज प्रोसेस को समझेंगे और बेस कैटेलाइज प्रोसेस को समझेंगे. दोनों प्रोसेस को समझेंगे एक एक करके, है ना? So as we can see, we are having two process, or we can say that there are two mechanism for tautomerization. First is called as acid catalyzed process, second is called as base catalyzed process. तो एसिड कैटेलाइज प्रोसेस में क्या यूज़ करेंगे? एसिड यूज़ करेंगे एज अ कैटलिस्ट, और बेस कैटेलाइज प्रोसेस में क्या यूज़ करेंगे? वी विल बी यूजिंग बेस एज अ कैटलिस्ट, है ना? तो एसिड यूज़ करेंगे तो टॉटोमराइजेशन फास्ट होगा, बेस यूज़ करेंगे तो टॉटोमराइजेशन फास्ट होगा. अगर यूज़ नहीं करेंगे तो प्रोसेस तो होगा बट थोड़ा स्लो होगा, है ना? सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैटेलाइज्ड? कैटेलाइज्ड मीन्स इट रिड्यूसेस द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ एनी रिएक्शन. अब एक्टिवेशन एनर्जी रिड्यूस होना मतलब रिएक्शन क्या हो जाएगा? थोड़ा फास्ट हो जाएगा. रिएक्शन जो सपोज कोई रिएक्शन 10 मिनट में कंप्लीट हो रहा था वो 5 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा या 7 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा. तो रिएक्शन का जो रेट है वो इन्हेंस हो जाएगा और रिएक्शन विल बिकम मच मोर फास्टर इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, है ना? So that is the function of catalyst. So we'll try to understand the acid catalyzed process. So let's try and understand the fundamental method or mechanism for acid catalyzed tautomerization. तो जैसा कि नाम है उससे पता चल रहा है कि हम लोग क्या यूज़ करेंगे वहाँ पे? एसिड. क्या यूज़ करने वाले हैं वहाँ पे? एसिड, है ना? तो we will be using acid as a catalyst. So let's try to understand the process, है ना? अब जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल है. इस पे डाल देंगे H+. क्या डाल देंगे? H+. तो ये क्या बना लेगा? CH3 COH डबल बॉन्ड CH CH3. Now we can see that this is a keto form and this is what? Enol form. Are you getting the point? अब आप सोच के बता सकते हैं कि प्रोसेस कैसे हुआ होगा, मतलब मैकेनिज्म कैसे प्रोसेस हुआ रहेगा इन प्रेजेंस ऑफ H+. अच्छा, कैन यू ट्राई टू राइट डाउन द प्रोसेस? पाई हु गोज टू द ऑक्सीजन? पाई बॉन्ड तो ऑक्सीजन के पास था पहले, बट उसने पाई बॉन्ड लॉस कर दिया है. उसके पास फिर दोनों सिग्मा बॉन्ड हो गए, है ना?
ऑक्सीजन के पास पहले एक पाई बॉन्ड था, एक सिग्मा बॉन्ड था। आप देख रहे हैं कि इनॉल फॉर्म में कन्वर्जन के बाद ऑक्सीजन के पास दोनों सिग्मा बॉन्ड हो गया है और कार्बन कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड आ गया है, राइट। सो इस प्रोसेस को समझना है कि ये कैसे हो रहा है ना। तो ट्राई कर सकते हैं इसको, ट्राई कीजिए। यू जस्ट टेक योर 1 और 2 मिनट एंड मुझे आप सेंड कीजिए प्रोसेस की कैसे हुआ रहेगा। लेट मी टेल यू द फंडामेंटल प्रोसेस ऑफ दिस। इट विल स्टार्ट्स विथ अ प्रोटोनेशन, क्योंकि हमने प्रोटॉन ही डाला है वहाँ पे, है ना। तो प्रोटोनेशन विल टेक प्लेस एट ऑक्सीजन एटम। तो थोड़ा थोड़ा कोशिश करना है, क्योंकि देखो टॉटोमराइजेशन समझने के लिए ये सब करना पड़ेगा और तभी ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगा। लगता है ऑब्जेक्टिव अगर रट्टा मार के कर भी लिया तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, स्पेशली फॉर जेई, है ना। और आप समझिए कि ये सब थ्योरी करके आपका प्रॉब्लम काफ़ी इजी होने वाला है एक्चुअली, है ना। तो अब आदित्य ट्राई करेंगे आप इसको, ट्राई कीजिए तो। या श्योर। प्रोडक्ट आपको दिखाई दे रहा है, सिर्फ हम लोग मैकेनिज्म में चले जाएंगे, है ना।
सो हमारे पास जो अवेलेबल है CH3 C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर है ना? ऑक्सीजन पे कितने लोन पेयर है बताइए? 2 लोन पेयर्स। तो एक लोन पेयर यहाँ से H+ पे अटैक करेगा, मतलब दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज प्रोटोनेशन। जो सबसे पहला स्टेप हो रहा है उसको क्या बोलेंगे? प्रोटोनेशन स्टेप। क्या बोलेंगे उसको? प्रोटोनेशन स्टेप। सो द वेरी फर्स्ट स्टेप इज कॉल्ड एज प्रोटोनेशन, मतलब ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉन है वो अपना इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन H+ को दे देगा और एक बॉन्ड फॉर्म करेगा, है ना? सो एज अ रिजल्टेंट यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा और ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनाएगा, है ना? अब आप देख सकते हैं इस कंपाउंड में, ध्यान से देखिए, हमारे पास अब 2 इनोलाइजेबल हाइड्रोजन एटम है, H♭1 एंड H♭2। दोनों अल्फा हाइड्रोजन ही है, बट उसका सिर्फ मैंने नाम दे दिया है H♭1 एंड H♭2। बेटर होगा उसका नोमेनक्लेचर H♭1 ना करके AB करें, है ना? H♭A एंड H♭B, और maybe we can say H♭ and H♭, right? So अब हमारे पास 2 इनोलाइजेबल हाइड्रोजन एटम है, तो जितने भी हाइड्रोजन अवेलेबल होते हैं इनोलाइजेशन प्रोसेस के लिए उसको बोलते हैं इनोलाइजेबल हाइड्रोजन एटम। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जितने भी अवेलेबल हाइड्रोजन होते हैं इनोलाइजेशन के लिए उसको बोलते हैं इनोलाइजेबल हाइड्रोजन एटम। क्या बोलते हैं उसको? अब यहाँ पे समस्या ये है कि कौन सा वाला हाइड्रोजन इनोलाइज होगा, बिकॉज हमें कुछ पता नहीं है, दोनों में से कोई भी जा सकता है, बट हाउ वी विल डिसाइड कि कौन सा वाला हाइड्रोजन इनोलाइज होगा? दैट इज द क्वेश्चन हियर। कैन यू गेस कौन सा वाला हाइड्रोजन जाना चाहिए? सीधा सीधा ये बोल सकते हैं पता नहीं, है ना? एक्चुअली सिचुएशन भी ऐसा ही है, पता नहीं, कुछ आइडिया नहीं कि कौन जाएगा, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे, जब कुछ भी आइडिया समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा वाला इनोलाइज होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों से जो पॉसिबल प्रोडक्ट है वो लिखने का प्रयास करेंगे, है ना? क्या करेंगे? दोनों से जो पॉसिबल प्रोडक्ट है वो लिखने का प्रयास करेंगे। तो ध्यान से देखिए, इट विल लीड्स टू प्रोडक्ट्स इन फैक्ट। अगर ये वाला जाता है अल्फा तो क्या बनाएगा? CH2 डबल बॉन्ड COH♭, है ना? CH2 CH3। और अगर वो वाला जाता है तो क्या बनाएगा? CH3 COH♭, है ना? and CH3। Any problem till here? अब आप देखिए कि हमारे पास 2 इनॉल मिल चुके हैं। बनाना था हमें 1 इनॉल, बट हो गया 2 इनॉल। क्या करें, सिचुएशन इस तरह का था। अब 2 इनॉल है तो हमें डिसाइड करना है कौन वाला फॉर्म होगा या कौन वाला नहीं होगा, या ये भी हो सकता है दोनों फॉर्म हो जाए, है ना? अब देख, सॉरी, Yeah, we will check the stability. Very good. I was waiting for this answer. बहुत ही सही जवाब दिया आपने कि स्टेबिलिटी चेक करके डिसाइड कर लेंगे कि कौन सा वाला फॉर्म होगा और कौन सा वाला फॉर्म नहीं होगा। बहुत बढ़िया। सो कैन यू टेल मी कि दोनों में से कौन सा वाला ज़्यादा स्टेबल है? बहुत बढ़िया जवाब दिया है। मतलब पूरा हाइपर कॉन्जुगेशन में या फिर टॉटोमेराइजेशन में यही तो मेन पॉइंट है, टू डिसाइड द स्टेबिलिटी, है ना? और उस पॉइंट को आपने पकड़ लिया, बहुत बहुत सही जगह पे आप आ गए हैं। और आप बता रहे हैं कि इसमें
स्टेबिलिटी चेक करेंगे। तो अब एक और नया समस्या खड़ा हो गया कि स्टेबिलिटी कैसे पता करेंगे, क्योंकि स्टेबिलिटी पता करने के लिए हमारा पढ़ना अल्फा हाइड्रोजन काउंट करेंगे। वेरी गुड। सो घूम घाम के चीज़ें इधर से उधर जाके चीज़ें वापस अल्फा हाइड्रोजन पे आ गया और वापस हाइपर कॉन्जुगेशन पे आ गया। आप सोचिए कि हम लोग टॉटोमराइजेशन डिस्कशन कर रहे हैं, वापस हाइपर कॉन्जुगेशन में चले गए। इसका मतलब क्या हुआ, हाइपर कॉन्जुगेशन, आप बार बार इसी चीज़ को रियलाइज करेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन एंड टॉटोमराइजेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन एंड टॉटोमराइजेशन दे आर द सेम थिंग, दे आर नॉट डिफरेंट थिंग, है ना। सो अब आप हाइपर कॉन्जुगेबल हाइड्रोजन एटम अल्फा हाइड्रोजन काउंट करेंगे और बताएंगे स्टेबिलिटी दोनों में से किसका ज़्यादा है, तो आप जल्दी से बता दीजिए, है ना। वेरी गुड। सो विल काउंट द अल्फा हाइड्रोजन। तो आप ध्यान से देखिए कि ये जो दोनों हाइड्रोजन है ये अल्फा हाइड्रोजन है ना। यहाँ पे ये तीनों हाइड्रोजन और ये 3 हाइड्रोजन क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है, राइट। तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, 6, और यहाँ पे टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितना है, 2 अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पे, और वहाँ पे कितना है, 6 अल्फा हाइड्रोजन, करेक्ट। तो आप देख सकते हैं कि एक कंपाउंड में 6 अल्फा हाइड्रोजन है और दूसरे वाले कंपाउंड में 2 अल्फा हाइड्रोजन है। तो जिसमें ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा उसका स्टेबिलिटी क्या होगा, बताइए। यस ऑफ कोर्स। तो ये वाला बनेगा, तो ये वाला बनेगा और ये वाला नहीं बनेगा, है ना। आई होप इट इज क्लियर। सो कंक्लूजन हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। विच विल बी मोर स्टेबल, है ना। तो एसिड कैटालाइज प्रोसेस में वो इनॉल बनेगा जिसकी स्टेबिलिटी क्या होगा, ज़्यादा होगा। जो स्टेबल ज़्यादा नहीं होगा, जिसका स्टेबिलिटी कम होगा, वो बनेगा ही नहीं। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट दैट वी हैव टू इम्प्लीमेंट इन एसिड कैटालाइज प्रोसेस में। बट अब सवाल ये है कि क्या बेस कैटालाइज प्रोसेस में भी यही अप्लाई होगा या कुछ डिफरेंट अप्लाई होगा। अभी तक वो क्लियर नहीं है क्योंकि हमने मैकेनिज्म ही नहीं किया है। बट एसिड कैटालाइज में ये क्लियर है कि जो ज़्यादा स्टेबल इनॉल होगा उसी को बनाएंगे, जो लेस स्टेबल इनॉल होगा वो नहीं बनाएंगे, राइट। So let's move to the base catalyzed enolization process. सो टू डू दिस हम लोग एक काम करेंगे, कोई डिफरेंट नहीं, हम लोग बिल्कुल सेम टू सेम एग्जांपल कंसिडर करेंगे जिससे कंपेयर करना आसान होगा, है ना। और इस बार हम लोग एसिड की जगह पे क्या यूज़ करने वाले हैं, बेस। इसका मैं आपको प्रोडक्ट बना दूंगा तो आप सोच नहीं पाएंगे, मैं प्रोडक्ट देता ही नहीं हूँ। आप सोच सकते हैं कि इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, थोड़ा सोचिए। मैं प्रोडक्ट लिख सकता था, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बट लिखने के बाद क्या होगा ना, थॉट प्रोसेस अपने आप वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, है ना। सोच ही नहीं पाएंगे हम लोग। मैं इसको बोलता हूँ H-alpha 1 से शायद आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, तो मैं इसको बोलूँगा H-alpha एंड H-alpha डैश, है ना।
1 2 में कन्फ्यूजन होने का रिस्क ये रहता है कि आपको ये लग सकता है अच्छा 1 का मतलब वो फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा है, 2 का मतलब वो सेकंड पोजीशन पे आ रहा है, बट पोजीशनिंग का कुछ नहीं है, दोनों अल्फा हाइड्रोजन है, दोनों का इंपॉर्टेंस सेम है यहाँ पे, दोनों अल्फा हाइड्रोजन है, कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं टॉटोमराइजेशन के लिए, दोनों में से कोई भी इनोलाइज हो सकता है ना, दोनों में क्या हो सकता है, कोई भी इनोलाइज हो सकता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे कौन ज़्यादा एसिडिक है ना, कौन क्या है ज़्यादा एसिडिक है। कैसे पता चलेगा कौन ज़्यादा एसिडिक है? कीटोनिक ग्रुप इज अ पावरफुल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, डू यू नो दैट? EWG क्या है ये? EWG, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ EWG? एग्जैक्टली, ketonic group is a powerful आई होप यू आर गेटिंग, समझ रहे हैं ना? जो दिया गया कीटोन है उसमें रेजोनेंस नहीं हो रहा है, तो सिर्फ कीटोनिक ग्रुप क्या कर रहा है, माइनस आई इफेक्ट कर रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तो है ही पावरफुल, वो दोनों तरीके से करता है, माइनस मेजोमेरिक भी करता है, माइनस आई इफेक्ट भी करता है। आई होप कि आपको माइनस मेजोमेरिक इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट अच्छे से पता है, अगर नहीं पता है तो पूछ लीजिए, आई विल एक्सप्लेन यू इन डिटेल। यू अंडरस्टूड? तो थोड़ा सा मुझे ये बता दीजिए कि वो माइनस एम क्यों नहीं कर रहा है? एग्जैक्टली, बिकॉज देर इज नो रेजोनेंस, है ना? सो सिंस रेजोनेंस नहीं है, इसकी वजह से वो नहीं कर पा रहा है। क्या नहीं कर पा रहा है? या राइट, तो इस केस में आप देखिए कि वो सिर्फ माइनस आई कर पा रहा है, माइनस एम नहीं कर पा रहा है क्योंकि रेजोनेंस नहीं हो रहा है, बट स्टिल माइनस आई की वजह से वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का रोल तो कर ही रहा है ना? तो हो क्या रहा है, वो इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, दोनों तरफ से खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, मतलब पुलिंग इफेक्ट, जिसकी वजह से इस पे डेल्टा प्लस चार्ज डेवलप होगा और इस पे भी डेल्टा प्लस चार्ज डेवलप होगा, है ना? बट क्या H अल्फा और H अल्फा डैश पे जो चार्ज डेवलप होगा वो दोनों सेम होगा, या एक पे ज़्यादा चार्ज आएगा और एक पे कम चार्ज आएगा? एट द सेम टाइम यू माइट बी नोइंग दैट कि ये प्लस आई इफेक्ट करता है अल्काइल ग्रुप, है ना? अल्काइल ग्रुप क्या करता है? प्लस आई इफेक्ट, मतलब ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है थ्रू प्लस आई इफेक्ट। ये रेजोनेंस तो नहीं करता अल्काइल ग्रुप, लेकिन प्लस आई इफेक्ट के थ्रू ये क्या करता है? प्लस
इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रिलीज, और इस पे जो चार्ज डेवलप हुआ है उसको थोड़ा सा रिड्यूस कर देगा, थोड़ा सा क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा, है ना। मतलब इसके चार्ज को रिड्यूस कर देगा, मतलब डबल डेल्टा प्लस मतलब छोटा हो गया, डेल्टा डबल डेल्टा का मतलब ये समझ लीजिए कि उसका अमाउंट जो है, पार्शियल जो चार्ज है वो थोड़ा कम हो गया, है ना। लेकिन ये जो है डेल्टा प्लस ये ज़्यादा है इससे, है ना। तो वी कैन से दैट H alpha is more acidic than H alpha dash, है ना। And hence base will attack on H alpha only not on to H alpha dash. Are you getting my point? मतलब इसमें होने वाला क्या है, अटैक कहाँ पे होने वाला है बताइए। अटैक जो होगा वो H अल्फा पे होगा, H अल्फा डैश पे नहीं होगा। ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा और ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, राइट। तो क्या बनेगा, जस्ट अ सेकंड, like this, okay. ओके, सो एसिड कैटालाइट वाले प्रोसेस में हमने देखा था कि हमें स्टेबिलिटी से लेना देना था। यहाँ पे अभी तक स्टेबिलिटी का कोई अता पता नहीं है, सिर्फ हमें क्या देखना है, जो ज़्यादा एसिडिक हाइड्रोजन है, जो क्या है, ज़्यादा एसिडिक हाइड्रोजन है, उस पर बेस अटैक करेगा और वही डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, है ना। तो देखिए प्रोडक्ट क्या बन गया, CH2 डबल बॉन्ड COH अल्फा CH2 CH3। ये ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे, H अल्फा डैश अभी भी अपने जगह पे है, वो कहीं गया नहीं है ना, उसका कोई यूज हुआ नहीं है। सो अल्टीमेटली बेस कैटालाइज्ड इनोलाइजेशन प्रोसेस में क्या हुआ, H अल्फा शिफ्ट हो गया अपनी जगह से, बट H अल्फा डैश में कोई शिफ्टिंग देखा नहीं जा रहा है ना। सो दिस विल फॉर्म, टेक्निकली दिस इज लेस स्टेबल, है ना। कंपेयर टू दैट ऑफ acid catalyzed process. I hope you are getting it. तो जो एसिड वाला कैटेलाइज्ड वाला प्रोसेस था उसमें जो कंपाउंड बना था उसके कंपैरिजन में ये लेस स्टेबल वाला बना है, मोर स्टेबल वाला जो बन सकता था वो यहाँ पे बना ही नहीं है, है ना।
तो इससे क्या पता चलता है कि कोई ज़रूरी नहीं कि ऑलवेज मोर स्टेबल वाला ही बनेगा इनॉल, कभी कभी लेस स्टेबल वाला भी बन सकता है ना। सो कंक्लूजन वे में क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, कंक्लूजन in base catalyzed process the more acidic the acidity of alpha hydrogen will be the driving force for the enolization process. Not stability, है ना। यहाँ पे इनॉल स्टेबल होगा या नहीं होगा वो मैटर नहीं करता, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। मैटर क्या करता है यहाँ पे, एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। मतलब जब भी बेस कैटालाइड इनोलाइजेशन कराएंगे तो एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन चेक करेंगे, और जब भी एसिड कैटालाइड इनोलाइजेशन कराएंगे तो स्टेबिलिटी ऑफ इनॉल चेक करेंगे। दैट इज द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन दीज टू प्रोसेसेस। आई होप यू आर गेटिंग इट। एनी प्रॉब्लम टिल हियर? तो अब इन चीज़ों को समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल करेंगे, जिससे और भी क्लियरिटी आ जाएगा कि क्या किस तरह से सिचुएशन को हैंडल करना है। तो अभी एक प्रॉब्लम देखिए और आपको ट्राई करना है, करेंगे ट्राई। दो प्रोसेस को जा रहा है, एक एसिड कैटालाइड इनोलाइजेशन को जा रहा है, दूसरा प्रोसेस बेस कैटालाइड इनोलाइजेशन को जा रहा है। तो यहाँ पे देख के बताना है कि ए और बी का जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, है ना। तो सबसे पहले लोकेट करेंगे अल्फा हाइड्रोजन्स को। किसको लोकेट करेंगे? अल्फा हाइड्रोजन को। एंड लेट्स ट्राई टू फोकस ऑन वन प्रोसेस फर्स्ट, है ना। सो वी आर हैविंग 3 ऑप्शंस, H alpha 1, H alpha 2 and H alpha 3। एक्चुअली इसको मैं HA, HB और HC बोलता हूँ। 1 2 3 ऑलवेज कंफ्यूजिंग हो सकता है, ऐसा लग सकता है कि नंबरिंग कर रहे हैं क्या, पोजिशनिंग जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। तीनों का कोई नंबरिंग से कोई लेना देना ही नहीं है, सिर्फ ये ध्यान देना है कि तीनों का तीनों अल्फा हाइड्रोजन है ना। या तो ये वाला इनोलाइज हो सकता है, नहीं तो ये वाला इनोलाइज हो सकता है, नहीं तो ये इनोलाइज हो सकता है। तो 3 हाइड्रोजन इनोलाइज होके क्या 3 प्रोडक्ट डिफरेंट नहीं दे देंगे?
तो पहले तीनों प्रोडक्ट लिखेंगे। सपोज ये वाला अगर चला गया, मूव हो गया, तो क्या बनेगा, ये वाला मूव हो गया सपोज ऐसे, तो क्या बनेगा, या सपोज ये वाला अगर मूव हो गया ऐसे और ये ऐसे हो गया तो क्या बनेगा। लेकिन सारा प्रोसेस एक साथ नहीं करा सकते, एक बार में किसी एक ही प्रोसेस को करा सकते हैं ना। तो पहले ये वाला प्रोसेस मैं लिखता हूँ। तो ये बना रहे हैं CH2 डबल बॉन्ड COH A CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, है ना। अगर ये वाला इनोलाइज हुआ B वाला तो क्या बनाएगा, और अगर C वाला इनोलाइज हुआ तो क्या बनाएगा, Are you getting the point? Are you understanding the concept? So हमारे पास यहाँ पे तीन पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर ये वाला बाहर जा रहा है तो, ये वाला बाहर जा रहा है तो, और ये वाला बाहर जा रहा है तो, दिस इज लीडिंग प्रोडक्ट A, दिस इज लीडिंग अ प्रोडक्ट B and this is leading a product C. So we are getting 3 in all contents, 3 in all forms. ये भी एक इनॉल फॉर्म है ना, और ये भी एक इनॉल फॉर्म है। अब हमें स्टेबिलिटी डिसाइड करना है कि कौन ज़्यादा स्टेबल है। सब में आप देख सकते हैं कि सब में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना, और सब में रेजोनेंस भी है। आप देख सकते हैं डीलोकलाइजेशन काफ़ी लंबा है, यहाँ भी रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है ना। रेजोनेंस हर जगह पे है। तो क्या स्टेबिलिटी बता सकते हैं कि कौन तीनों में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है? थर्ड में रेजोनेंस हो रहा है बट उतना ज़्यादा डिलोकलाइजेशन नहीं है, वो CC डबल बॉन्ड के साथ कर रहा है। B और A और C में रेजोनेंस उतना प्रीडोमिनेंट नहीं है, बट B में पूरा सिस्टम कॉन्जुगेटेड है। एक ऑक्सीजन का लोन पेयर स्टार्ट होगा, वो सीधा दूसरे ऑक्सीजन के लोन पेयर तक पहुंच जाएगा। एक ऑक्सीजन का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑक्सीजन तक पहुंच जाएगा क्लियरली, है ना। सो तीनों में ज्यादा स्टेबल कौन है? कैन यू काउंट द नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेबल हाइड्रोजन एटम? ऑफ कोर्स रेजोनेंस फैक्टर इज प्रीडोमिनेंट इन B, है ना। ऑल्सो नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेबल हाइड्रोजन एटम इज 3 इन केस ऑफ B, है ना। A और C में नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेबल हाइड्रोजन एटम कितना है? 2 और 2, राइट। तो A और C में 2 हाइपर कॉन्जुगेटेड हाइड्रोजन एटम है, और B में नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटेड हाइड्रोजन एटम कितना है? 3, राइट। और ऑफ कोर्स डीलोकलाइजेशन काफ़ी ज़्यादा है, नंबर ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर B वाले केस में सबसे ज़्यादा आएगा। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है? B, है ना। तो B ही बनेगा, A और C नहीं बनेगा, राइट। सो ये और ये जो कि सेम स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये दोनों नहीं बनेगा। बनेगा क्या? ये B वाला, राइट। आई होप यू आर गेटिंग इट। आप चाहें तो B का रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी लिख के देख सकते हैं।
positive charge will develop onto the oxygen and negative charge will develop on the carbon atom, right? Any problem? And you can see this negative charge will further perform resonance with oxygen, है ना? Even hydrogen bonding become much more stronger in this case. In the process of resonance, you can see there is a strong hydrogen bonding is existing here, and delocalization of electron is throughout there, है ना? तो you can see the resonance structure of the compound B, delocalization काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा, और नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेबल हाइड्रोजन एटम इसमें 3 है। वो तीनों हाइड्रोजन कौन से हैं जो हाइपर कॉन्जुगेटेड है इसमें? कैन यू लोकेट देम? ये तीनों का तीनों हाइपर कॉन्जुगेटेड है, राइट? ऐसा बोल तो नहीं सकते, बट आप देख लीजिए, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में बार बार हाइपर कॉन्जुगेशन का पोजीशनिंग चेंज नहीं होता है, किसी एक ही मॉलिक्यूल में आप डिसाइड कर सकते हैं, ना कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर बदल बदल के, है ना? तो फर्स्ट मॉलिक्यूल में अगर इंडिकेट करें हाइपर कॉन्जुगेटेड हाइड्रोजन एटम तो सिर्फ 3 है। सिर्फ कितना है? 3। और इसमें हाइपर कॉन्जुगेटेड हाइड्रोजन एटम सिर्फ 2 था। कौन से 2? ये वाले 2, और इसमें ये वाले 2, राइट? सॉरी, इसमें मैंने वेट अ सेकेंड, इसमें जो हाइपर कॉन्जुगेटेड हाइड्रोजन एटम है ना, वो ये वाला है, ये दोनों, है ना? तो ये दोनों हाइड्रोजन क्या है? हाइपर कॉन्जुगेटेड। तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट वाले कंपाउंड में 2 हाइड्रोजन, लास्ट वाले सी वाले में भी 2 हाइड्रोजन, बट बीच वाले में बी वाले में 3 हाइड्रोजन हाइपर कॉन्जुगेटेड है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन हो गया था? बी, है ना? ओके, हाँ हाँ, राइट।